जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एम के भारद्वाज आप लोगों का जैन रोजगार क्लासेज में स्वागत है। आज हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं ग्रामर पे आधारित और शब्दों पे आधारित क्वेश्चंस का। आप लोग जानते हो कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं बालक, वो ग्रामर पे आधारित पूछे जाते हैं और वोकैब पे आधारित पूछे जाते हैं। तो आज मैं उन सारे जो है प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के लिए आया हूँ, जो प्रश्न आप लोगों के आगामी एग्जाम में खास करके बहुत मददगार होगा, क्योंकि सारे जो मापदंड हैं प्रश्न के और उसके जो स्वरूप हैं एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुरूप है और आप लोग इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो चलो आज का जो है सेशन शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और वर्ड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो अंडरलाइन किया हुआ है और अंडरलाइन किए हुए पार्ट जो है, ये जो सेगमेंट है माय डियर, ये सेगमेंट आपका इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये सेगमेंट ग्रामेटिकली गलत हो सकता है, कंटेक्चुअली गलत हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देने का दो स्वरूप होता है, दो आधार होता है। एक ग्रामर के आधार पे गलत होता है, दूसरा जो होता है मीनिंग के आधार पे, क्योंकि वाक्य में दोनों चीज़ का तालमेल होना चाहिए, ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए और सेंस के आधार पे भी करेक्ट होना चाहिए। तो पूरे वाक्य को आप अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसका भाव कुछ ना कुछ तो गलत है और ग्रामेटिकल रूप से भी गलत है और कॉन्टेक्चुअल रूप से भी गलत है। ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप्ड बिसाइड अर्थ्स टेम्परेचर एटमॉस्फेयर काउज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप्ड बिसाइड अर्थ्स एटमॉस्फेयर काउज ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका क्या अर्थ हो गया? अर्थ है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो ट्रैप किया जाता है, ट्रैप हो जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इसी के वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो यहाँ पर जो ट्रैप करने वाली बात है ना, उसके साथ जो है बिसाइड शब्द का प्रयोग किया गया है। तो लास्ट क्लास में मैंने बिसाइड के बारे में बताया था कि बिसाइड का प्रयोग क्लोजनेस बताने के लिए करते हैं, समीपता बताने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ शब्द जो है उसको मैं पहले बता दूं कि ट्रैप शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आप जान लो। ट्रैप का अर्थ होता है कैच और स्टोर, कैच और कीप समथिंग अब है कि किसी चीज को जो है क्या करना, पकड़ना और रखना, पकड़ना और रखना। अब है यहाँ पे जो है ग्रीन हाउस गैसेज को ट्रैप किया जाता है। ट्रैप कहाँ किया जाता है? तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप किया जाता है। ठीक है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर ट्रैप किया जाता है तो निश्चित तौर पे यही कारण है आपके ग्लोबल वार्मिंग का। तो अर्थ के टेम्परेचर प्रेशर की बात नहीं हो रही है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अधीन जब जो आएगा, उसके अंदर जब गैस आएगा तभी जाकर के जो है आपका क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो शब्द लिया गया बिसाइड लिया गया, बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में। अगर पृथ्वी के बगल में अगर कहीं गैस ट्रैप होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे जो है एटमॉस्फेयर को। फिर शब्द लिया गया यहाँ देखो आउटसाइड। अगर जो है आपके पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर अगर जो है ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप होते हैं, उससे भी जो है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा नहीं होगा। और बियॉन्ड का अर्थ होता है यहाँ पे फार अवे, है ना। तो जब आपके पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से काफ़ी दूर जो है अगर ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप होते हैं तो उससे भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग का चांस नहीं बनता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का चांस कब बनता है बताएं? जब ग्लोबल वार्मिंग का चांस तब बनेगा जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आपका ग्रीन हाउस गैस क्या होगा, ट्रैप होगा। तो एटमॉस्फेयर में मतलब इनसाइड का प्रयोग होना चाहिए था यहाँ, और यहाँ पे क्या किया गया बताएं, बिसाइड का प्रयोग किया गया। तो ऐसे अवस्था में हमें जो है इस दिए गए जो है सेगमेंट को रिप्लेस करना है किससे, सेक्शन ए से, ट्रैप्ड इनसाइड ना कि ट्रैप्ड बिसाइड। ठीक है, यहाँ पर जो भी शब्द लिए गए उसका जो है कॉलोकेशन यहाँ पे देख लो कि इनसाइड का कॉलोकेशन जो है सही मिला। ट्रैप्ड इनसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर जो है आपका सारा का सारा संपूर्ण अर्थ दिया।
बाकी के जो आपके लिए के ऑप्शन ट्रैप्ड आउटसाइड, तो ट्रैप अगर आउटसाइड होता है तो निश्चित तौर पे जो है ग्रीन हाउस का खतरा नहीं बन सकता है। ट्रैप बियॉन्ड, अगर जो है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से काफ़ी दूर जो है ग्रीन हाउस अगर जो है ट्रैप होते हैं तो उससे भी जो है हमारे जो है ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से आप जो है थोड़ा सेंस पर ध्यान देंगे तो जो है इसे बनाना जो है सहज होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाना बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा ए सेंस पे जो है पकड़ बनाना जरूरी है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, आर्थर हैज सम स्ट्रेंज आइडियाज बट ऑन दिस ओकेजन आई एम इंक्लाइंड टू एग्री विथ हिम। आर्थर के पास कुछ विचित्र विचारें हैं, विचित्र आइडियाज हैं, बट ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पे, आई एम इंक्लाइंड टू एग्री विथ हिम, लेकिन मैं इस अवसर पे जो है उसके बाद से उन विचारों से सहमत होने के लिए जो है इनक्लाइंड हूँ। इनक्लाइंड का अर्थ हो जाता है बालक विलिंग, इनक्लाइंड का अर्थ हो जाता है विलिंग, इच्छुक। तो मैं यहाँ आई एम विलिंग टू एग्री विथ हिम। अब टेंडेड शब्द है, टेंडेड का अर्थ क्या होता है, डू यू नो? टेंडेड का अर्थ होता है खास करके टू बी क्यूरियस, है ना। तो अब है कि इसमें किसी चीज के प्रति क्या होना, उत्सुक होना। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है हैविंग अपोजिट आइडिया, है ना। रिफ्यूज का अर्थ होता है क्या करना, बोलो, अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना। कॉन्स्पायर का अर्थ होता है षड्यंत्र रचना। ठीक है, तो कॉन्स्पायर का अर्थ होता है प्लॉटेड, कॉन्स्पायर का अर्थ क्या हो जाता है, बोलो, प्लॉटेड। रिफ्यूज्ड का अर्थ हो जाता है रिजेक्टेड। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ हो जाता है हैविंग अपोजिट आइडिया, अपोजिट फीलिंग्स। तो भाई अगर जो है आप ऑप्शन में जाकर के देखते हैं टेंडेड शब्द का मीनिंग, कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग, रिफ्यूज का मीनिंग, कॉन्स्पायर का मीनिंग, तो यहाँ पर जो सहमति जताने की बात की जा रही है कि इस अवसर पे मैं इच्छुक हूँ। इसके विचार क्या है, बोलो, काफ़ी विचित्र जो है इसके आइडिया हैं, लेकिन इस अवसर पे जो है मेरा क्यूरियोसिटी है कि क्या करूँ, क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है कि मैं उसके जो है ओपिनियन से क्या हूँ, सहमत हूँ। तो यहाँ पे क्यूरियस शब्द की बात है, बातें विचित्र है, लेकिन जो है ये अवसर ऐसा है कि मुझे उसके बात के लिए जो है सहमति देनी पड़ेगी। तो यहाँ विलिंगनेस न लेकर के हम क्या लेंगे, इंटेंट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी द ब्राइड सिम्ड इवन क्वाइटर एंड मोर डिफिडेंट देन यूजुअल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। ये वर्ड रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है दिया गया वर्ड है और इस वर्ड को आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे दिए गए शब्दों से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, देयर आर 4 गिवन ऑप्शंस, और ये ऑप्शन जो है इसके जो है मीनिंग के अनुरूप होनी चाहिए। अगर जो है इस मीनिंग के डिफरेंट है तो आंसर नहीं होगा, तो आपको इस शब्द का मीनिंग जानना होगा। इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द स्टेटमेंट विच विल रिप्लेस दिस वर्ड। अगर आप इसके मीनिंग जानते हो तो आप इसको रिप्लेस कर लोगे। यहाँ शोइंग लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट को बालक एक शब्दों में हम कहते हैं अपैथी। क्या कहते हैं, बोलो, अपैथी। तो जब किसी व्यक्ति को जो है किसी चीज़ में रुचि नहीं होती है तो उसे हम एपथी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपथी, है ना। नेक्स्ट है बोल्ड इन अदर्स कंपनी, तो जो दूसरे के कंपनी में क्या हो, बोलो, बोल्ड हो। करेजियस कहलाता है। गिविंग ए फॉल्स और मिसलीडिंग इम्प्रेशन, तो वैसा व्यक्ति जो फॉल्स इम्प्रेशन देता हो, मिसलीडिंग इम्प्रेशन देता हो। ठीक है, तो ऐसे जो है इम्प्रेशन देने वाले खास करके चीज़ों को हम फॉल्सहुड भी कह सकते हैं, फॉल्सहुड। ठीक है, या मिसगाइडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो, मिसगाइडिंग भी कहते हैं। मिसगाइडिंग,
साय ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वैसा व्यक्ति जो है कॉन्फिडेंस के अभाव के कारण क्या होता है, शर्मीला होता है ना। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का भाव जब भी व्यक्ति के पास होता है तो वैसे व्यक्ति के जो है इस भाव को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम शब्द लेते हैं वो डिफिडेंट शब्द लेते हैं। क्या लेते हैं, डिफिडेंट। ठीक है, तो डिफिडेंट यहाँ पर आप इसका सही आंसर है कि ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी, है ना, तो वेडिंग सेरेमनी के दरमियान ब्राइड सिम्ड इवन क्वाइटर, है ना, जो दुल्हन थी वो ज़रूरत से ज़्यादा शांत थी और उससे ज़्यादा ही वो अन्य दिनों की अपेक्षा, है ना, वो क्या थी बोलो, साय थी, शर्मिली थी। तो ऐसे भी शादी के समय में जो है जानते हो दुल्हा हो या दुल्हन थोड़ा शर्म ज़्यादा करते हैं, है ना, क्योंकि उनका शर्म ही उनकी उस समय क्या होती है, शोभा का कारण होता है। दैट इज द थिंग विच मेक्स हिम और हर, क्या बोलो, लुक मोर अट्रैक्टिव। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन में भी जो है आप पकड़ने का कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन जो है जब तक तुम अपने हल करने का कोशिश नहीं करोगे तब तक अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर जो वर्ड है लार्ज, इसकी जो प्रेजेंस है वाक्य में वो प्रेजेंस सही है या गलत है, इसको समझने का कोशिश करो और तभी समझ पाओगे जब पूरे वाक्य के अर्थ को समझोगे। द मून इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट समझते हो ना, जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाया गया, नहीं तुम्हारे साइंटिस्ट के द्वारा, हमारे साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया नहीं सैटेलाइट, वो सैटेलाइट जो प्रकृति ने बनाई है, जो प्रकृति ने हमें दी है। तो भाई हमारे पृथ्वी का एक एकलौता जो है आपका प्राकृतिक उपग्रह है चांद। और जो है ये जो है खगोलीय पिंड में जो बात कर रहे हो सेलेस्टियल बॉडी के रूप में पृथ्वी के सबसे समीप जो है और बड़ा खगोलीय पिंड है। तो पृथ्वी के सबसे समीप और बड़ा खगोलीय पिंड क्या है बोलो, चांद है। ठीक है, जो एक जो है पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है ना, प्राकृतिक उपग्रह है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाए, ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए आपका जो ऑप्शन है वो आपको द नियर बाय लार्ज तक के लेना होगा, द नियर बाय लार्ज। ठीक है, क्योंकि यहाँ सारे ऑप्शंस में जो है द नियर शब्द लिया गया है तो नियर बाय लेना पड़ेगा। तो अब है कि द नियर, द का प्रयोग किया गया है आर्टिकल द, तो आप सारे बच्चे को पता है कि आर्टिकल द हमेशा यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। किसके साथ बोलो, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए थी यहाँ, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव डिग्री नियर बाय जो है शब्द गलत है, तो नियर बाय को आपको चेंज करना पड़ेगा नियरेस्ट में। जब आप इसे नियरेस्ट में चेंज करेंगे तब जा कर के आपका ये वाक्य क्या हो पाएगा, सही हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर नियरेस्ट का भाव देने वाला ऑप्शन बी में है। अब पढ़ें इसको, क्या लिखा है, एंड द नियरेस्ट लार्ज सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न जो है छोटा होता है लेकिन समझना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इस बात पर भी थोड़ा गौर करोगे, ध्यान दोगे। ठीक है, तो ये किस चीज़ का क्वेश्चन था बताओ, किस पार्ट से? ये क्वेश्चन आपका एडजेक्टिव से था। कहाँ से था बोलो, एडजेक्टिव से। तो एडजेक्टिव का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। ये क्वेश्चन जो है ध्यानपूर्वक पढ़ें और ध्यानपूर्वक इसको समझने का कोशिश करें। पेरेंट्स शुड टेल देयर चिल्ड्रन टू एक्सरसाइज ग्रेट केयर। पेरेंट्स शुड टेल देयर चिल्ड्रन, तो माता पिता को बताना चाहिए, कहना चाहिए अपने बच्चों से, क्या कहना चाहिए, टू एक्सरसाइज ग्रेट केयर, कि अधिक से अधिक ध्यान रखो जब तुम बिजी सड़कों को पार करते हो, है ना। तो बिजी सड़क को पार करने के दरमियान, है ना, क्या करें बच्चे, बच्चों को अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो है बालक, क्रॉस लिखा गया है वेन के बाद। क्या लिखा गया है बोलो, वेन के बाद क्रॉस लिखा गया है। तो वह वेन के बाद क्रॉस का प्रयोग सही कि गलत है ये आपको जानना है और ये आपको बताना भी है। तो अब है कि वेन कभी भी जो है अपने साथ हैज नहीं ले सकता, क्योंकि वेन एक कंजंक्शन है। ठीक है, तो वेन जब कंजंक्शन है तो डायरेक्ट वर्ब नहीं लेगा,
ठीक है, डायरेक्ट वर्ब नहीं लेगा। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट वर्ब क्या क्या लिया गया, हैज लिया गया, क्रॉस लिया गया, हैज बीन लिया गया। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। तो भाई बचा हुआ ऑप्शन सही क्यों होगा, क्रॉसिंग सही क्यों होगा, वाई क्रॉसिंग विल बी करेक्ट। प्रश्न है ना कि सर जब आपने ऑप्शन जो है ए को कैंसिल किया, सी को कैंसिल किया, डी को कैंसिल किया, इस आधार पे कि वेन इस पार्ट में सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर आप क्रॉसिंग को क्यों छोड़ा। तो क्रॉसिंग जो है यहाँ प्रयोग वेन के साथ हो सकता है। क्यों, क्योंकि वेन के साथ और वाइल के साथ आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, है ना। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेन या वाइल क्रॉसिंग बीजी रोड्स, ठीक है। तो वेन या वाइल क्रॉसिंग बीजी रोड्स, तो इसका अर्थ क्या हो गया, बीजी रोड्स को क्रॉस करने के दरमियान। क्या अर्थ हो गया बोलो, बीजी रोड्स को क्रॉस करने के दरमियान। अब इसका अगर और भी अनुवाद करोगे तो जो है आपका अर्थ हो जाता है while they are crossing busy roads, या when they are crossing busy roads, आप when भी ले सकते हो। अब यहाँ पर क्या आ गया बोलो, they are crossing। तो जब आप ग्रामर पढ़ोगे, when you will study present participle in your grammar book, तो वहाँ एक प्रोविजन है ग्रामर के अंतर्गत कि सब्जेक्ट और उसके वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। तो अगर दे आर क्रॉसिंग को हमको रिप्लेस करना हो एक वर्ड से, तो किससे करेंगे बताओ, तब हम जो है इसे एक वर्ड से क्रॉसिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए वेन जब यहाँ लिया गया तो यहाँ के बाद जो है हम डायरेक्ट क्रॉसिंग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है बी, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। और मुझे लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान दें, ये सारा क्वेश्चन जो है आपका एसएससी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके के हूबहू क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। हाँ, ये जो है मैं दावा नहीं करता कि यही क्वेश्चन आपको आएंगे हर हालत में, लेकिन क्वेश्चन का स्वरूप मैं ये जरूर आपको आश्वस्त करता हूँ कि क्वेश्चन का स्वरूप इससे बिल्कुल भिन्न नहीं होगा। हूबहू यही स्वरूप होगा क्वेश्चन पूछने का आपका। और इसी तरीके के प्रश्नों को जो है आपको पूछा भी जाएगा। अब थोड़ा लॉजिकल रूप से सोचने का कोशिश करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन जो है मैं बता दूं, मैं पहले ही बता देता हूं कि नाउन सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है बोलो, नाउन का। अब यहाँ लिखा गया है दिस कंपार्टमेंट इज रिजर्व फॉर मिलिट्री पर्सन। अब बताओ आप ही कि एक व्यक्ति के लिए पूरा कंपार्टमेंट रिजर्व किया जाएगा। पर्सन, यहाँ पर्सन्स होता तो क्या सही होता, पर्सन क्या है बोलिए, सिंगुलर। पर्सन कहते किसको, छोटी छोटी बातों पर मैं आज चर्चा करूँगा, है ना। मैं आज छोटी छोटी बातों पे चर्चा करूँगा आपका, ठीक है। और जो है आप पर्सन किसे कहते हैं बताओ। बहुत सारे लोग जो है पर्सन, मैं ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोनाउन की जो है पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, नाउन के पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सन व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन बीइंग्स में मेल हो या फीमेल, मैन हो या वोमेन, है ना, उसे हम पर्सन कह सकते हैं। तो पर्सन रेफर्स टू, बोलो पर्सन किसको रेफर करता है बोलो, इट रेफर्स टू मैन या वोमेन, ठीक है। ये जो है औरत या पुरुष को सूचित करता है, ठीक है, पर्सन। पर्सनल जो है आपका शब्द है पर्सनल। तो पर्सनल शब्द का अर्थ क्या होता है बोलो, पार्टिकुलर, खास। पर्सनल का अर्थ क्या होता है बोलो, पार्टिकुलर।
ए शब्द जो है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। मेंबर्स आपका नाउन है। पर्सनल, पर्सनल किसे कहते हैं? द पीपल हु वर्क इन आर्म फोर्सेज। तो जो आर्म फोर्सेज में, सशस्त्र सेनाओं में जो काम करते हैं लोग, उससे पर्सनल कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है बोलो? द पीपल हु वर्क इन आर्म्ड फोर्सेज, ठीक है। तो यहां पर जो बालक जी बात की जा रहे हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मिलिट्री। तो मिलिट्री किससे जुड़ा हुआ? आर्म फोर्सेस की बात कर रहा है। तो जब आर्म फोर्सेस की बात कर रहा है तो निश्चित तौर पे हमें जो है जो लेना चाहिए वो क्या लेना चाहिए? पर्सनल शब्द लेना चाहिए था। यहाँ पर्सन शब्द बिल्कुल सही नहीं है। पर्सनल क्यों नहीं लिया? क्योंकि पर्सनल यहाँ क्या है बोलो? एडजेक्टिव है। पर्सनालिटी का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि पर्सनालिटी का अर्थ क्या होता है बोलो? व्यक्तित्व होता है। तो दिस कंपनी, दिस कंपार्टमेंट इज रिजर्व फॉर मिलिट्री पर्सनल। एक कंपार्टमेंट रिजर्व है किसके लिए बोलो? मिलिट्री पर्सनल के लिए। वैसे व्यक्ति जो आर्मी में क्या करते हैं, सेना में क्या करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए रिजर्व है। तो आपका आंसर जो है निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, ठीक है। तो सवाल सिंपल है, लेकिन यहाँ पे समझने की बात ये आ जाती है कि यहाँ पे मिलिट्री के साथ पर्सन उपयुक्त है या नहीं, ठीक है। तो मिलिट्री के साथ जब भी हम कोई सशक्त बलों का, सेना के टुकड़ी की बात करें, उसके लोगों की बात करें, उसके जो है कर्मचारियों की बात करें, तो याद रखना कि हर हालत में उसके लिए जो हम शब्द लेंगे वो पर्सनल लेंगे। दूसरी बात और मैं आपको अहम बात बताने जा रहा हूँ, द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। पर्सनल जो है आपका सिंगुलर वर्ब भी लेता है, प्लूरल वर्ब भी लेता है ना। तो पर्सनल शब्द जो है पर्सनल, तो पर्सनल ए जो है आप सिंगुलर वर्ब दे सकते हो और प्लूरल वर्ब भी। तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसका इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हो या प्लूरल सब्जेक्ट। जैसा आप करोगे वैसा वर्ब ले सकते हो। ओके, नाउ आई प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है और किस टॉपिक से है, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है आपका एडजेक्टिव से है, ठीक है, और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। द गर्ल इन द वाटर विशल्ड विथ फुल माइट। तो जो लड़की पानी में है ना, वो क्या कर रही है? विशलिंग कर रही है अपने संपूर्ण। फुल माइट का अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण शक्ति से। तो लड़की अपने संपूर्ण शक्ति के साथ जो है विशल की, सीटी बजाई, एंड वेव्ड माई आर्म्स। अब बताओ, लड़की जो है विशलिंग की और जो है मेरा हाथ जो है वहाँ जाएगा वेव करने के लिए, ठीक है। तो भाई यहाँ वेव शब्द तो जो है सही है, लेकिन माई का तालमेल जो है लड़की के साथ सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका द गर्ल आपका थर्ड पर्सन है। क्या बोलो? थर्ड पर्सन। दूसरी बात है कि लड़की जो है यहाँ सिंगुलर है। क्या बोलो? सिंगुलर। और इसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव का जो प्रयोग करते हैं, है ना, वो बालक जी इसके लिए हर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बोलो? हर का। और यहाँ पर लड़की के लिए जो है माई का प्रयोग किया गया है, जो ग्रामेटिकली क्या है बोलो? गलत है। तो इसे सही करने के लिए कौन सा ऑप्शन उचित है बताओ? देयर तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देयर जो है प्लुरल के लिए लेते हैं, लड़की क्या है बोलो? सिंगुलर है, तो ये भी कैंसिल करो। लड़की क्या है? फेमिनिन जेंडर, और हिज क्या है बोलो? मैस्कुलिन जेंडर, ये भी कैंसिल करो। लड़की क्या है बोलो? थर्ड पर्सन, आवर क्या है? फर्स्ट पर्सन, इसे भी कैंसिल करो, ठीक है। अब क्या बच गया? लड़की थर्ड पर्सन और हर भी किसके लिए आता है? थर्ड पर्सन के लिए। तो उस हिसाब से आपका जो है आपका ऑप्शन ए क्या है बोलो? करेक्ट है। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। क्लियर? तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का क्वेश्चन था, और छोटे छोटे चीज़ों पे भी एसएससी में सवाल पूछे जाते हैं, है ना।
तो आप जो है कभी भी जब पढ़ें, कभी भी क्वेश्चन बनाए, तो आप किसी चीज़ का जो मूल्यांकन करते हो अपने अध्ययन में, किसी चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंस देना, किसी टॉपिक का काफ़ी इंपॉर्टेंस देना, किसी टॉपिक को थोड़ा मार्जिनलाइज कर देना, तो भाई ये सब छोड़ो। सारे जो टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स आपके दिए जाते हैं सिलेबस के अंतर्गत, एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक हैज़ सिग्निफिकेंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। You cannot reject a particular topic and you cannot select a particular topic according to your personal interest. If you do so, you do blunder. आप बहुत बड़ी गलती करते हो। तो further we proceed to another question. If only I was young again, if only I was young again. तो my प्रिय स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही पता चल गया दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट, और एक क्वेश्चन जो है सपोजिशन का है। किसका है बोलो? सपोजिशन का, है ना, कल्पना पे आधारित है। किस पे आधारित है? कल्पना पे। तो जब कभी भी जो है कल्पना पे आधारित होता है तो आपको पता होगा कि सपोजिशन के केस में जो है आप इफ़ के साथ जब सब्जेक्ट लेते हो, इसके साथ हम वर लेते हैं। क्या लेते हैं बोलो? वर, है ना। अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो तो भी और प्लुरल हो तो भी हम क्या लेते हैं? वह शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर इफ के साथ आई है, इफ आई व, एन आई एस, ये भी सही है। और इफ सी व एन आई पी एस, ये भी सही है। ठीक है, दोनों जो है करेक्ट है, क्योंकि सपोजिशन के केस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी जो है प्लुरल वर्ब लेते हैं और प्लुरल के साथ भी जो है यही शब्द लेते हैं, प्लुरल ही लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रावधान ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ सपोजिशन के केस में होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है प्रोविजन ग्रामर के अंतर्गत कहीं है नहीं। ठीक है, ये गलती हमें कहीं अन्य जगह नहीं करनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या ले लेना है? प्लुरल वर्ब लेना है। दैट विल बी सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट, है ना। तो आप इसको रेक्टिफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? इफ़ यू रेक्टिफाई राइट नाउ तो क्या हो जाएगा? आई व, क्या हो जाएगा? आई व यंग अगेन। अगर मैं क्या होता? फिर से जवान होता। ठीक है, मैं फिर से क्या होता? जवान होता। तो इस तरीके का भाव अगर लेते हैं तो क्या कहलाता है? सपोजिशन का भाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। द गवर्नमेंट हैज फाइनली एग्रीड टू वेव द एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन द मूवी। तो शायद वेव शब्द से आप परिचित हो। ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर ऑफ द वर्ड वेव। वेव शब्द जो है, मैं एक एक शब्द ले रहा हूं, ध्यान देना। वेव, वेव, है ना, बालक। तो वेव का अर्थ क्या होता है बताओ? टू मूव वंस हैंड इन द एयर। तो हवा में क्या करना? अपना हाथ हिलाना। इस तरीके से जब हाथ हवा में हिलाते हैं उसे क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। और वेव क्या है बोलो? वर्ब है। दूसरा वेव है आपका WAV। तो जब ऑफिशियली जो है कोई सरकार या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने क्लेम को छोड़ देती है, जैसे मैं कर्ज लिया हूँ बैंक से और बैंक जो है मेरे कर्ज को क्या करती है? माफ़ कर देती है। तो तभी माफ़ कर सकती है जब मेरे ऊपर जो उसका बकाया राशि है उसका वो क्लेम करना क्या करे? बंद कर दे। ठीक है, तो यहाँ वेव का अर्थ होता है क्या? ऑफिशियली, ऑफिशियली गिव अप क्लेम। अब चाहे वो डेब्ट हो, चाहे वो मनी हो या टैक्स हो, ठीक है, किसी भी रूप में हो, ऑफिशियली गिव अप क्लेम। किस चीज़ का बोलो? डेब्ट का, मनी का, टैक्स का, क्या कहलाता है? वेव। वेज से वेजर बना। ठीक है, वेज शब्द है, वेज। वेज का अर्थ होता है स्टार्ट।
अ वार, युद्ध शुरू करना। क्या शुरू करना बोलो? युद्ध शुरू करना क्या कहलाता है? वेज। वेज में आप जब लगा देते हो आर तो क्या हो जाता है? वेजर, युद्ध शुरू करने वाला। वेवर है ना, किसी को माफ़ कर देने वाला, छोड़ देने वाला कर्जा। और वेव का अर्थ तो जानते हो नेट होता है, जाल होता है। अब यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है? टैक्स की बात कर रहे हो। यू आर टॉकिंग अबाउट टैक्स। तो इंटरटेनमेंट टैक्स जो मूवी पर लगाई गई है उसको सरकार जो है अंततः मान गई है क्या करने के लिए? तो टैक्स को क्या करने के लिए? वेव करने के लिए, छोड़ने के लिए। क्योंकि सरकार का हक है कि वो टैक्स वसूली करे। इंटरटेनमेंट के टैक्स को खास करके मूवी पे जो लगाई जाती है, लेकिन सरकार जो है इसमें सहमत हो गई है कि वो इंटरटेनमेंट पे लगाई गई टैक्स को क्या करेगी? छोड़ देगी। तो वैसे अवस्था में हम इस वेव को रिप्लेस करेंगे किससे? ऑप्शन ए से। अब समझ में आया बात? तो ये छोटा छोटा जो शब्द है इसका सारे शब्दों का मीनिंग जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी छोटा वर्ड, छोटे वर्ड का भी लिस्टिंग करो, छोटे छोटे शब्द का, है ना। आपके 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, 3 अल्फ़ाबेटिकल, 4 अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स अगर होते हैं तो उन्हें भी जो है क्या करो? कलेक्ट करो। क्योंकि ये देख रहे हो एक खास करके पूछा गया सवाल एसएससी में जो है ऐसा आता है, और ऐसे प्रश्न के भी जवाब बच्चे नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो अब है कि आप लोग इस चीज़ को केयर करो, है ना। सबसे पहले तो वर्ड लिस्टिंग करना सीखो, है ना। जब कभी भी जो है पेपर पढ़ते हो या आप क्वेश्चन सेट बनाते हो, प्रैक्टिस सेट बनाते हो, तो वैसे अवस्था में आप पेन ले करके बैठो और शब्द को लिखो भी, और उसके कॉलोकेशन को भी देखो, है ना, कि उस शब्द का खास करके वहाँ पे क्या मतलब निकलता है, क्या मीनिंग निकलता है, उसका कॉलोकेशन क्या है। इन सारी चीज़ों को जो है अगर सीरियसली गंभीरता के साथ ध्यान दे करके आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आप उस चीज़ को ज़्यादा ही समझ पाते हैं और सीख पाते हैं। फिर हम चलें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। आप इसको थोड़ा पढ़िए, ठीक है, थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब्राहम लिंकन हैज बीन द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स के 16वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। एंड सेव द यूनियन एट द अमेरिकन सिविल वार। अब है कि यूनियन को उन्होंने बचाया है। कब? किस दरमियान में? गृह युद्ध के दरमियान में उन्होंने यूनियन की क्या की है? रक्षा की है। तो वह ये जो टेंस है, ये टेंस का क्वेश्चन है। ध्यान देना, किसका क्वेश्चन है? टेंस का। तो वह टेंस में कौन से टेंस का क्वेश्चन है? तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है, आप बताओ कि यहाँ पे क्वेश्चन बनाना आसान है। ठीक है, आप देख ले यहाँ पे हैज बीन का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? हैज बीन का प्रयोग किया गया, हैज बीन का, है ना। और ये हैज बीन जो है आपका किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में। ये हैज बीन कहाँ है बोलो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं आपका कि जब कभी भी एंड से 2 वर्ब जुड़े हों, किससे जुड़े हों बोलो? एंड से। तो अगर एंड के पहले V3 का प्रयोग किया गया तो एंड के बाद भी क्या किया जाएगा बोलो? V3 का प्रयोग किया गया। या एंड के पहले V2 का प्रयोग किया गया तो एंड के बाद भी क्या किया जाएगा? V2 का। क्योंकि एंड क्या करता है बताओ? 2 समान चीज़ों को जोड़ता है। तो यहाँ पर पहले जो वर्ब का स्वरूप है वो बिन है। क्या बोलो? बिन। तो बिन आपका क्या है बताओ? बिन आपका जो है V3 फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? V3 फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि बी आपका क्या है? V1 है। वाज क्या है आपका? V2 है। और बीन क्या है आपका बोलो? V3 है। तो अब है कि ये बीन क्या है बोलो? V3 फॉर्म है। और उसके बाद एंड लिया गया, और एंड के बाद जो वर्ब लिया गया, ठीक है, एंड के बाद जो आपका वर्ब लिया गया वो सेव लिया गया V1। तो अब बताओ कि यहाँ जो है हैज बीन लिया गया और हैज बीन के बाद एंड के बाद सेव लिया गया, है ना, सेव। तो ये कहीं से तालमेल नहीं कर रहा है। यहाँ आपका V3 है, इसे भी क्या होना चाहिए था? V3। तो निश्चित तौर पे आपको जो है सेव्ड होना चाहिए, इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा बोलो? सी। आ रही बात समझ में? तो समझ में आ रही है
तो आगे बढ़ो, वी प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन। Delegates of the conflicting countries formally meet at a conference. किस लिए मिलते हैं? टू आयरनिंग आउट देयर डिफरेंसेज। तो जो कन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज थे, होस्टाइल, कन्फ्लिक्टिंग का अर्थ क्या हुआ? होस्टाइल कंट्रीज। तो वैसे देश जिनकी आपस में दुश्मनी थी, उनके डेलीगेट्स जो है औपचारिक रूप से मिलते हैं एक जो है कॉन्फ्रेंस में, ताकि जो है वे लोग जो है अपने खास करके जो है डिफरेंसेस को क्या कर सकें? दूर कर सकें। तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस के बाद टू लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि नाउन के बाद, बालक जी, ठीक है, नाउन के बाद हम फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फुल इन्फिनिटिव का। फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग किस लिए करते हैं? पोस्ट मॉडिफायर के रूप में करते हैं, पोस्ट मॉडिफायर के रूप में, है ना, पोस्ट मॉडिफायर के रूप में। तो यहाँ पे जो आपका कॉन्फ्रेंस है वो नाउन है, और नाउन के बाद जो है यहाँ पे टू और V1 का प्रयोग होना चाहिए था। किसका प्रयोग होना चाहिए? टू और V1 का। लेकिन यहाँ टू, पार्टिकल टू के बाद जो है आपका जिरंड का प्रयोग किया गया, जो कि ग्रामर जिसकी इजाज़त देता नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका, आप फिर से देख लो कि कॉन्फ्रेंस शब्द लिया गया, तो कॉन्फ्रेंस को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ टू आयरन आउट का प्रयोग होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए बोलो? आयरन आउट, ठीक है। अब क्यों होना चाहिए ये भी मैं बता दूं कि कॉन्फ्रेंस शब्द क्या है बोलो? नाउन। कॉन्फ्रेंस शब्द क्या है बोलो? नाउन। और नाउन की विशेषता बतलाने के लिए जो है फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं पोस्ट मॉडिफायर के रूप में। तो यहाँ पे जो है टू के बाद जो है फुल इन्फिनिटिव तभी होगा जब टू के बाद क्या होता है? V1 का प्रयोग करते हैं। देखो, टू के बाद ए V1 का प्रयोग करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बोलो? फुल इन्फिनिटिव, है ना, फुल इन्फिनिटिव, ठीक है। तो उस तरीके से जो है आपका अब है कि आयरन आउट का मतलब क्या होता है ये भी जान लो। आयरन आउट का अर्थ होता है रिमूव। क्या अर्थ होता है? रिमूव, दूर करना। क्या करना? दूर करना। तो खास करके ये जो होस्टाइल कंट्रीज के डेलीगेट्स है औपचारिक रूप से मिल रहे हैं, है ना, कॉन्फ्रेंस में, अपने डिफरेंसेज को क्या करने के लिए? दूर करने के लिए। अब है कि दूसरा और भी एक कारण है कि हम फुल इन्फिनिटिव क्यों लेंगे? इसलिए लेंगे कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस जो है नाउन है, और कॉन्फ्रेंस में मिलने का पर्पस क्या है? तो पर्पस बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए हम इन्फिनिटिव शब्द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ जो है दिखाया गया जो क्वेश्चन में है, टू को प्रीपोजिशन के रूप में दिखाया गया और आयरनिंग को जिरंड के रूप में दिखाया गया, जो कि गलत है ना, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के बाद जो है कॉन्फ्रेंस होने का पर्पस जो है वो क्या है? समस्या को दूर करना, डिफरेंसेस को दूर करना। तो यहाँ इन्फिनिटिव लेना आवश्यक है, इसलिए जो है आपको ऑप्शन डी सेलेक्ट करना चाहिए। फॉर आयरन आओ, है ना, आयरन लिया, आयरन इन का कोई मीनिंग ही नहीं, मीनिंगलेस है। टू आयरन का भी यहाँ क्या है बोलो? मीनिंग जो है बिल्कुल निरर्थक है। नो सब्स्टिट्यूशन का कोई गुंजाइश नहीं बनता, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है बोलो? ग्रामेटिकली गलत है। तो हर हालत में आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। समझ में आ रही है? इफ ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, then you will solve next question yourself. Proceed to next question. My friend Meera and her mother is visiting me this weekend. मेरी मित्र मीरा और उसकी माँ इस वीकेंड मुझसे मिलने आ रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है? फ्रॉम दिस टॉपिक दिस क्वेश्चन हैज बीन गिवन। तो मैं बता दूं ये सिंटैक्स का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है? सिंटैक्स का। तो सिंटैक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि दो नाउन अगर जो है आपस में एंड से जुड़े हुए होते हैं और उससे दो अलग अलग व्यक्ति का भाव हो या अलग अलग वस्तु का,
तो उसे प्लूरल माना जाता है। इफ टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन एंड दे रेफर टू टू डिफरेंट आइडेंटिटीज और एंटिटीज, देन दे विल बी कंसिडर्ड प्लूरल। तो यहाँ पर जो है मीरा अलग व्यक्ति है ना, और मदर अलग व्यक्ति है ना। दोनों व्यक्ति को क्या किया गया, एंड से जोड़ा गया। तो सब्जेक्ट के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे दो नाउन है और ये दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये आपका क्या है बोलो, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके हिसाब से आपके ये जो वर्ब हैं, आपके वर्ब क्या होने चाहिए थे, ये वर्ब आपके जो है प्लूरल होने चाहिए थे, आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब आर ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ दिस वीकेंड प्रजेंट टाइम को दर्शा रहा है। किस टाइम को, प्रजेंट टाइम को। तो जब प्रजेंट टाइम को दर्शा रहा है तो हमें जो है वर्ब भी क्या होना चाहिए, वैसा वर्ब जो प्रजेंट टाइम को इंडिकेट करता हो। तो प्रजेंट टाइम को इंडिकेट करने वाला कौन है। दूसरी बात है कि इसमें नियर फ्यूचर प्लानिंग का भाव आ रहा है, नियर फ्यूचर प्लानिंग, है ना। तो फ्यूचर का भाव भी हमें कहाँ मिल रहा है, क्योंकि दिस वीकेंड के कारण जो है हमें जो है प्रजेंट के नियर फ्यूचर प्लानिंग का बोध हो रहा है, क्योंकि जो आने वाली है मीरा और उनकी माँ, वो अभी नहीं आएंगी, इस सप्ताह में आएंगी, इस सप्ताह के अंत तक के आएंगे। ठीक है, तो आर विजिटिंग जो है आपका सही है। वाज विजिटिंग नहीं होगा, क्योंकि इस वाक्य का जो टेंस है वो प्रजेंट टेंस है। तो प्रजेंट टेंस में जो है कभी भी वाज का प्रयोग नहीं होगा। ए ऑप्शन क्यों गलत है, ए ऑप्शन इसलिए गलत है कि हैव के साथ जब भी होता है तो V3, ठीक है, यहाँ V4 का प्रयोग किया गया है। दूसरा है कि एम विजिटिंग जो है, तो एम क्यों नहीं होगा, क्योंकि विजिट करने वाला आई नहीं है, विजिट करने वाला आई नहीं है। विजिट करने वाली जो है मीरा है और जो है उसकी माँ है ना। थर्ड पर्सन प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन नहीं है। तो यहाँ पे एम भी मीनिंगलेस है भी पार्ट मीनिंगलेस है, वाज भी। तो आपका सही ऑप्शन क्या है बोलो, क्योंकि वाक्य जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वाक्य में जो आने वाले व्यक्ति हैं वो सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन प्लूरल है। दूसरा उनका वर्ब प्लूरल होगा, और उसमें जो समय की चर्चा की गई है दिस वीकेंड का, वो प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और इस वाक्य में पूरे अर्थ हैं, जो काम संपादित होने वाला है वो नज़दीक के भविष्य में संपादित होने वाला है। इसलिए 4-5 जो तत्व हैं, ये चारों पांचों जो मैंने आपको बात बताई, ये पांचों जो तथ्य हैं ये सपोर्ट करते हैं कि आंसर हर हालत में क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पे। तो भाई आप जब प्रश्न को समझेंगे सही तरीके से तो निश्चित तौर पे आपका सही आंसर होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं प्रश्न बना तो लेता हूँ लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता कि मैंने सही बनाया या गलत बनाया। नहीं, आप जब सारे तर्क के कसौटी पे कसते हुए आप प्रश्न को बनाएंगे, इफ़ यू solve the question on the basis of all the grammatical provisions which have been set for solving the question under grammar, so you will never lose your confidence or your confidence will become higher. Okay. Further we proceed to another question. The commanders entered by force into terrorist camp. अब है कि वर्ड रिप्लेसमेंट आपको मैं बता दूं, ये ग्रामेटिकल गलत नहीं है, ग्रामेटिकल तौर पे गलत नहीं है, ये वर्ड रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है ना। ये सेगमेंट जो दिया गया है, द वर्ड सेगमेंट विच हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, यू हैव टू रिप्लेस बाय द गिवन फ्रेजल वर्ब, है ना। तो आपको जो है फ्रेजल वर्ब के आधार पे भी क्वेश्चन देता है, ठीक है। अब ये वर्ड रिप्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसमें दिए गए जो पार्ट है, सेगमेंट है ना, जो बोल्ड में आप देख रहे हो, इंटर्ड बाय फोर्स इनटू टेररिस्ट कैंप। तो जब आप किसी व्यक्ति के सीमा में, एरिया में, क्षेत्र में जबरदस्ती प्रवेश करते हो, फोर्सिबली प्रवेश करते हो, अनाधिकार प्रवेश करते हो, तो इसे कहते हैं हम ब्रेक इनटू। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, कमांडर जो है जबरदस्ती टेररिस्ट के कैंप में क्या किया बोलो, प्रवेश किया। अब है कि ब्रेक ऑफ है, ब्रेक विथ है, ब्रेक डाउन है ना, बहुत सारा वर्ड है। तो ये सब शब्दों का भी अर्थ जो है आपको जानना चाहिए। तो ब्रेक ऑफ का अलग अर्थ हो जाता है बालक,
तो मैं एक एक कर करके बता दूं। तो ब्रेक डाउन शब्द का अर्थ होता है टू टीयर इनटू पीसेस। जब किसी चीज को हम टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, ये भी क्या कहलाता है बोलो? ब्रेक डाउन कहलाता है। ब्रेक विथ का अर्थ होता है सेपरेट। ब्रेक विथ का अर्थ क्या होता है बोलो? सेपरेट। और ब्रेक ऑफ का अर्थ होता है स्टॉप सडनली। स्टॉप सडनली। तो वह ब्रेक डाउन टू टीयर इनटू पीसेज, ब्रेक विथ सेपरेट। अब है कि आजकल देखते हो कि बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे से अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन उनकी दोस्ती या रिलेशनशिप क्या होती है? खत्म हो जाती है। तो वैसे अवस्था में जो है ब्रेक विथ शब्द का है ना प्रयोग करते हैं। ब्रेक ऑफ होता है स्टॉप सडनली, है ना। तो खास करके मशीनरी जो है कार्यों में, मान लो कि जो है आप गाड़ी चला रहे हो, उसी समय जो है आपका खास करके कोई संयंत्र खराब हो गया हो कार का, तो वैसे अवस्था में जो है ब्रेक ऑफ का प्रयोग कर सकते हो कि माय कार ब्रोक ऑफ। अचानक क्या होगी बोलो? रुक गई। ठीक है, तो अचानक रुक जाना क्या कहलाता है बोलो? ब्रेक ऑफ। तो यहाँ पर जो ब्रेक डाउन है, ब्रेक विथ है या ब्रेक इनटू है, इसका पास्ट फॉर्म जो है लिया गया है। तो अब यहाँ खास करके कमांडर्स इंटर्ड बाय फोर्स की बात थी। अब बताओ यहाँ पे सब का मीनिंग देखने के बाद जो पता चलता है कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो भाई एक एक शब्द की मीनिंग आपका पता होना चाहिए, है ना। ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन क्या हुआ? इफ यू ब्रेक समथिंग इनटू पीसेज। ब्रेक विथ क्या हुआ बताओ? सेपरेट। सेपरेट किस चीज में बोलो? रिलेशनशिप में। आपका जब किसी व्यक्ति से संबंध विच्छेद होता हो तब हम ब्रेक विथ का प्रयोग करते हैं। ब्रेक इनटू का प्रयोग करते हैं जब हम जबरदस्ती किसी के घर या सीमा में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। ब्रेक ऑफ का प्रयोग कब करते हैं? जब अचानक जो है क्या होता है, कोई गाड़ी है ना रुक जाती है या कोई मशीनरी चीज जो है खराब हो जाती है, अचानक काम करना बंद कर देती है, तो वैसे अवस्था में हम ब्रेक ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि फ्रेज पे भी आधारित क्वेश्चन देता है ना, शब्द पे आधारित क्वेश्चन देता है। ग्रामेटिकल जो है खास करके एरर पे आधारित देता है, ग्रामर के सेंस पर, और सेंटेंस के जो है कंटेक्स्ट पे आधारित क्वेश्चन देता है। तो एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कई एक तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सारे प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको धीरे धीरे बनाने के लिए सीखना है। ये नहीं कि जो है सिर्फ ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर पढ़ रहे हैं लगातार, या वोकैब लर्न कर रहे हैं तो वोकैब लर्न कर रहे हैं, नहीं। आपको जो है बहुआयामी अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। मल्टी डायमेंशनल स्टडी आपको करना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू स्टडी इन मैनी फोल्ड वेज। आपको बहुत सारे तरीके से अध्ययन करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम प्रोसीड करते हैं। माय डियर, द यंग बॉय डिस्प्लेड एन एप्टीट्यूड, है ना। तो एप्टीट्यूड का अर्थ क्या होता है बताओ? रुझान। क्या होता है बोलो? रुझान, है ना। ऐसे नेचुरल रियल में पूछो तो एप्टीट्यूड का अर्थ जो है मिस्टर हर्ष, एप्टीट्यूड का अर्थ होता है नेचुरल एबिलिटी। क्या होता है बोलो? एप्टीट्यूड का अर्थ होता है नेचुरल एबिलिटी, है ना, नेचुरल एबिलिटी, है ना। ठीक है, तो अब है कि आपका जो प्राकृतिक अभिरुचि होती है, ठीक है, तो कहता है कि किस चीज में है प्राकृतिक अभिरुचि, किस चीज के लिए है? तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए है। तो मैं आपको बता दूं बालक, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। कहाँ बोलो? प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रीपोजिशन का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जो है शब्द का, हर एक शब्द का जो अपना पर्सनल प्रीपोजिशन होता है उसे आपको लर्न करना। फिक्स प्रीपोजिशन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? फिक्स प्रीपोजिशन। तो आप अगर जो है यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। ये भी वो एरिया है जहाँ पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा,
क्योंकि आपको मान के चलो कि ग्रामर में आपका सारे एरिया से क्वेश्चन देता है, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा जो है जहाँ फंसते हैं वो आपका प्रीपोजिशन का एरिया है। तो एप्टीट्यूड जब किसी चीज़ के वास्ते, किसी चीज़ के लिए रुझान होता है तो हम क्या लेंगे बोलो, फॉर। क्या लेंगे बोलो, तो एप्टीट्यूड अपने साथ जो है प्रीपोजिशन फॉर लेता है। इसी वजह से जो है आपको भी जो है ऑप्शन ए लेना पड़ेगा आंसर के रूप में। ठीक है, इसमें क्यों होता है, कैसे होता है, ये नहीं। लेकिन मैं आपको और भी बता दूं कि प्रीपोजिशन का रूल कहता है कि अगर किसी चीज़ के प्रति रुझान हो, किसी चीज़ के प्रति लाइकिंग हो, किसी चीज़ के प्रति जो है आपका पसंद हो, ठीक है, तो वैसे अवस्था में लाइकिंग फॉर लेते हैं, डिसलाइकिंग फॉर लेते हैं, है ना, तो एप्टीट्यूड फॉर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो है एप्टीट्यूड फॉर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माय डियर, नेक्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ूं। ठीक है, आई गिव यू 30 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो मैं हिंट भी कर देता हूं आपको। एक क्वेश्चन आपका टेंस से है। कहां से बोलो, टेंस से। ठीक है, अब कौन सा टेंस में है वो तो पकड़ में आ रहा है। कौन सा टेंस का प्रयोग किया गया है, हैड गिवन आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया। ही हैड गिवन मी दैट बुक इन 1999, है ना, उसने उस किताब को मुझे 1999 में दिया था। ठीक है, 1999। ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है, इसको समझ लो। जब भी हम फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम देते हैं, ठीक है, ईयर, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। अब बताओ, आप कभी किसी से बताते हो कि मेरा जन्म 1990 में हो चुका था? बोलो, नहीं। मेरा जन्म कब हुआ? 1990 में हुआ। आई वॉज बॉर्न इन 1990। तो वह 2 दिन पहले आई। शी केम 2 days बिफोर। तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स टाइम देना हो तो वैसे अवस्था में हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो लेना चाहिए आंसर, वो क्या लेना चाहिए? ऑप्शन डी, गेव मी। तो ही गेव मी दैट बुक, उसने मुझे किताब 1999 में दी। ठीक है, यहाँ पे हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। और ऐसे भी आप जानते हो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम अगर प्रयोग भी करते हैं तो सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन का प्रयोग किया गया। ये इन जो है आपको रेफर करता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस मेरे लिए क्या है, बोलो, गलत है। हमें क्या चाहिए? सिंपल पास्ट चाहिए। तो दैट्स ऑल। अब इसके बाद जो है हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप सारे लोगों ने देखा कि किस प्रकार का क्वेश्चन एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के जो है प्रश्न जो है आपको आएंगे। और इसी प्रकार के प्रश्न आजकल होता क्या है कि अधिकांशतः जो है बच्चे वैसे सवालों को बनाने में लग जाते हैं जो उनके एग्जामिनेशन से दूर दूर तक के नाता नहीं रखता है, और काफ़ी कॉपी किताब और पुस्तकों में उलझे रहते हैं, बहुत सारे मैगजीन्स में, बहुत सारे जो है तरीके से जो है ना। तो मैं बताऊं कि आप जो है साधारण तरीके से जो है आप तैयारी करें, प्रैक्टिस करें और वैसे प्रश्नों को जो है आप सॉल्व करने का कोशिश करें जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है सही है। हाँ, न कि इनका ज़्यादा लेवल है उसको बनाने से फ़ायदा है, कम लेवल वाले भी बनाने से फ़ायदा है। जो सटीक आपके एग्ज़ाम के लिए हो
वैसे ही किताब को भी सिलेक्ट करें, और जो सही आपका मार्गदर्शन करता हो एग्जामिनेशन के लिए, है ना, तो वैसे ही जो है लोगों के साथ जुड़ करके रहें। तो आप लोगों का फिर से जो है मैं बताऊं कि आप लोग जो है पढ़ते रहें, और फिर मैं आप लोगों से अगले क्लास में मिलता हूं। थैंक यू।